टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ जहां जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार। और इस शो में कोहली साहब आपके लिए कई सारे ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपकी टेंशन भी दूर होगी और कुछ पॉकेट में भी फायदा होने वाला है। इसलिए इस शो को देखना बिल्कुल मत भूलिए और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस शो में हम बताने वाले हैं कि फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस में हुए बड़े बदलाव, अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। विदेशों में हुई कमाई तो कैसे बचाएं टैक्स। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लिया है लोन तो पोजीशन से पहले ब्याज पर कैसे पाएं टैक्स छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इनकम टैक्स रिटर्न की। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, अब कईयों के मन में ये चिंता होती है कहीं उनका केस स्क्रूटनी में तो नहीं आ गया। स्क्रूटनी में आ गया तो फिर नोटिस आएगा, इनकम टैक्स विभाग को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर राहत की बात ये निकल कर आती है कि फेसलेस असेसमेंट है तो दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। लेकिन फेसलेस असेसमेंट में भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि इनकम टैक्स पेयर्स की परेशानी बढ़ जाती थी। तो अब एक नया एसओपी या फिर कहें नई गाइडलाइन इनकम टैक्स विभाग ने जारी की है, जिससे फेसलेस असेसमेंट को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। तो फेसलेस असेसमेंट की बात जब आती है तो लोगों को लगता है कि बड़ी राहत मिलने वाली है, और मुझे लगता है कि कई सारे केसेस जो है फेसलेस असेसमेंट के अब तक आए हैं। पहले फेज में 60,000 केस को आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद कहा गया कि इसमें से ऑर्डर भी जारी किए गए करीब 24,000 मामले में। लेकिन अब जो नए जो बाकी बचे हुए केस में, उसमें नए नियम के तहत सरकार आगे बढ़ेगी। तो इस नए नियम के तहत अगर आगे बढ़ती है तो इनकम टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत मिलने वाली पहले के मुकाबले। देखिए लक्ष्मण, बहुत सारी शिकायतें आती थी कि फेसलेस असेसमेंट बहुत अच्छा है, जब लाया गया था, जिस मंशा से लाया गया था बहुत अच्छा था, पर उसमें टैक्स पेयर्स को ऐसा लगता था कि हमारे साथ कभी कभी नाइंसाफी हो रही है। तो इसके लिए एक ये एसओपी लाया गया है और ये बदलाव मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स के बेनिफिट में, हित में है। सबसे पहला बदलाव जो लक्ष्मण इसमें लाया गया है कि इसमें आपके लिए जो नोटिसेस इशू करे जाएंगे उसको असेसमेंट अथॉरिटीज को हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। मतलब कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से कोई नोटिस नहीं जारी कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। हाँ। दूसरा इसमें क्या है, एक बहुत अच्छा जो नई चीज लाई गई है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, कि एक हफ्ता पहले आपको असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के साथ ड्राफ्ट शेयर करना पड़ेगा। तो ये बहुत रेयर है कि आप एक तरह से जजमेंट की कॉपी ड्राफ्ट एडवांस में एक हफ्ता पहले शेयर कर रहे हैं। मतलब जो नेचुरल जस्टिस की बात कहते हैं वो लगता है बिल्कुल कि आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उसमें हम क्या लिखने जा रहे हैं, आपके खिलाफ जो ऑर्डर पास हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, वो आपको शेयर किया जाएगा। उसके बाद एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा। ये भी नेचुरल जस्टिस की बात आती है कि आपको जल्दबाजी नहीं की जाएगी, जो टाइम आपके लिए प्रोवाइडेड है वो टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो लाई गई वो ये लाई गई कि फिजिकल इंस्पेक्शन की लक्ष्मण जहां बात आती है कि कई बार किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग ली जाती हैं, तो अगर फिजिकल इंस्पेक्शन बहुत जरूरी होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, तभी वो करा जाएगा, वरना उसको फेसलेस ही रखा जाएगा। मतलब आपको बार बार बुलाया नहीं जाएगा कोई कि आप दिखा के जाइए, इस चीज को वेरीफाई करा के जाइए। ज्यादातर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही करा जाएगा, वरना नहीं करा जाएगा। इसमें एक और सवाल उठता था कि कई लोगों की शिकायत होती थी कि हम फेसलेस असेसमेंट में या फिर सुनवाई में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमें पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए। इसके लिए कोई प्रावधान नियम में? देखिए, अगर टैक्स पेयर इस बात पे जोर देता है कि मुझे पर्सनल हियरिंग चाहिए और डिपार्टमेंट को ये लगता है वाकई इसमें कोई ऐसा कागजात है, कोई ऐसी किताबें हैं, कोई ऐसी बल्कि चीज है जो कि आके दिखाई जा सकती है, तो इसकी परमिशन मिल जाएगी। और एक और प्रावधान किया गया है कि अफसरों को जो टाइमलाइंस दी गई हैं हर प्रोसेस में, उन टाइमलाइंस का पालन बहुत सख्ती से करना होगा। और आखिरी चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगी फिर, कि आपको एसएमएस के जरिए और फिजिकल लेटर्स भी आपके एड्रेस पे भेज के आपको इत्तिला दी जाएगी। बहुत सारी जगह लक्ष्मण शिकायत आती थी कि हमें पता ही नहीं लगा कब ये फैसला हो गया, पता ही नहीं लगा कब डिसीजन हो गया। अपनी बात कहने का हर मौका दिया जाएगा, बिल्कुल पूरा मौका दिया जाएगा। साथ में भी कहा जाए कि आपको ये भी मौका नहीं दिया जाए कि आप आरोप लगा सके कि इनकम टैक्स विभाग ने हमारे ऊपर ज्यादती कर दी, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया। बिल्कुल आपके एसएमएस के जरिए चिट्ठी आपके घर पर आएगी, नोटिस आएगा, इत्तिला पहुंचनी बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा ही फायदा हुआ इनकम टैक्स। बिल्कुल। और मैं जब ये सारा देख रहा था और फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया को देख रहा था, तो मैं कभी कभी अपने आप को कुछ लाइनें लिखने से रोक नहीं पाता। लिखा हो तो बताइए, आपकी इजाजत हो तो मैं लिख दूं। मैंने फेसलेस के लिए खास ये लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों को राहत मिलेगी उनको पसंद भी आएगा। तो रूबरू ना हो सके हम जब आपसे कभी, रूबरू नहीं होते, फेसलेस है, रूबरू ना हो सके जब आपसे कभी, गुफ्तगू ना हो पाए जब ठीक से कभी। गुफ्तगू भी नहीं हो पाती है क्योंकि आप तो लिख लिख के बात करते हैं उस पर। गुफ्तगू भी ना हो पाए जब ठीक से कभी,
रुसवा तुम ना होना फेसलेस से अभी, रुसवा बात, तुम ना होना, क्या मतलब टैक्स पेयर्स नाराज ना हो जाए, फेसलेस से अभी। और आखिर में बोला तब आके थाम लेंगे हाथ आपका तभी, तभी उसी समय ये जो एसओपी आए हैं कि हम आपका आके हाथ थाम लेंगे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस पूरे फैसले के नई स्कीम का पूरा अपने आसान शब्दों में जो लाइनें लिखी हैं बहुत ही बेहतरीन है। जी बिल्कुल, मैंने कहा टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सारे लोग लक्ष्मण बहुत चिंतित थे फैसले को लेकर, मतलब जितने इसके फायदे आए थे, जब इसको अप्लाई करा गया तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें लोगों को आई, उसी से मैंने बात निकाल के ये कुछ लाइनें लिखी। बहुत बढ़िया। चलिए, इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, जहां से डीके सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीके सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं सब बहुत बढ़िया, और आपके लिए, आप लोग कैसे हैं? ये हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या उलझन है आपके पास? मेरे दो सवाल है सर जी, पहला सवाल पूछिए, फिर जवाब है, देंगे, फिर आपको दूसरा सवाल पूछिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि पहला है कि अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और किसी साल इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है, ठीक है, तो क्या ITR फाइलिंग अवॉइड कर सकते हैं उस साल में? ऐसे में एक सवाल और उठता है कि हमारे जो पिछले पुराने कैपिटल लॉस क्लेम्स हैं उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसका अगर उल्टा किया जाए, अगर टैक्स पेयर नहीं है और किसी साल इनकम जो है टैक्सेबल रेंज में है, तो क्या उस साल का ITR फाइल करके अगले साल फिर हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिलेगा। कोहली साहब, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे खासकर लक्ष्मण जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो ये बात जानना चाहते हैं, किसी किसी साल में इनकम ऊपर नीचे हो जाती है। तो सिंह साहब देखिए, अगर इनकम बिलो टैक्सेबल है तो ये बात सच है कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, पर अब आयकर में और रूल्स में कुछ ऐसे क्लॉजेस डाले गए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आपने सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कराया, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख खर्च कर दिया, बिजली का बिल आपका 1 लाख आ गया, या आपका कोई रिफंड है। और आपने जो सिंह साहब बात बताई वो बहुत जरूरी है, अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और आप उस लॉस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सिंह साहब फिर रिटर्न फाइल करना मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया और समय सीमा के अंतर्गत नहीं फाइल किया तो फिर ये लॉस आपके हाथ से चला जाएगा, मतलब इसका कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सिंह साहब, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आपको रिटर्न फाइल करनी बंद नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल फाइल करते रहिए और इसका लॉस का आगे फायदा उठाइए। इस सवाल को थोड़ा सा मैं दूसरे शब्दों में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा ही जो छोटे टैक्स पेयर्स उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लिया जाए पिछले कारोबारी साल में हमें इनकम टैक्स के दायरे में हम आ गए और इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल कर दिया, लेकिन हमें उसमें कुछ लॉस हो गया। अगले साल कारोबारी साल में हमारा इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, चूंकि नहीं आता तो हमने फाइल नहीं किया मान के, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में हम इनकम टैक्स के दायरे में आ गए और हमें लॉस हो रहा है, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, कि बीच में चूंकि 1 साल हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया? जी हाँ बिल्कुल, यही बात सिंह साहब को मैंने लक्ष्मण इत्तला देने की कोशिश करी कि अगर बीच में आप नहीं फाइल करेंगे, फिर जो तीसरा साल आपका था, आपके वाला, उसमें आप उस लॉस का बेनिफिट नहीं ले पाए। तो बीच में इस साल का गैप मत करिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वैसे ही अच्छा, और आजकल तो लक्ष्मण वीजा के लिए, लोन के लिए रिटर्न की कॉपीज चाहिए होती है, तो सिंह साहब बिल्कुल फाइल करते रहिए, मेरी सलाह आपको यही है। सिंह साहब, उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। अगला सवाल क्या आपका? अगला सवाल है जी, कि इक्विटी पर जो हमारा LTCG होता है, ये 10% उसमें फेयर वैल्यू का जो प्रोविजन है 2018 जनवरी या दिसंबर का, वो अप्लाई होता है। अगर मेरे पास में कोई इक्विटी ऐसा है तो 30-40 साल से मैं होल्ड किया हूँ, वैसे में अगर उसको 10% वाले कैटेगरी में लाएंगे तो हमारी टैक्स ज्यादा बन सकती है। अगर इसको जो है अदर इन्वेस्टमेंट की तरह से ट्रीट किया जाए, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, 20% टैक्स का नियम है, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? सिंह साहब, थोड़ा सा मैं आपके तथ्य ठीक कर दूं तो आपका उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है, वो क्योंकि आपको ज्यादातर जानकारी मैंने देखा है, पर थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। अब ये इक्विटीज पर ये विद और विदाउट इंडेक्सेशन वाली सुविधा सिंह साहब अब उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसको विदाउट इंडेक्सेशन 10% ही फाइल करना पड़ेगा। और मैं आपको 112A जो सेक्शन 112A है उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलता है वो भी आप लीजिए। इंडेक्सेशन को अब आप छोड़िए,
इसको सीधा सीधा 10% आप दीजिए। ये स्विच ओवर आप नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है इनको काफी लक्ष्मण जानकारी है और थोड़ी सी ये जानकारी ठीक करने से इनका उत्तर उसी में निकल आता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं सिंह साहब कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा, tax@moneycontrol.com पर थे। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं, हेमंत हांडा जी। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके पास। सर ऐसे है, मेरी डॉटर में ना IT कंपनी में काम करती है। अच्छा। तो उसको ना 2 लाख रुपए बोनस मिला था, रिटेंशन बोनस पिछले साल। तो उसमें ये कंडीशन थी, अगर आप कंपनी छोड़ोगे तो कंपनी उसको वापस ले लेगी। ठीक है। तो कंपनी ने 2 लाख में से ना 60,000 पे 30% टैक्स काट के 1,40,000 दिया। अब वो बेटी ना कंपनी छोड़ रही है इस साल, तो अब वो 2 लाख दोबारा काट रहे हैं उसके। तो उसने उसको मिले तो 1,40 अब कट रहे 2 लाख। अच्छा, वो जो टैक्स कटा था उसके 30% स्लैब में थी, इस बार 20% में आ रही है वो। तो हेमंत जी, पहली बात तो ये लाजमी बात है, अगर बोनस मिला था लक्ष्मण ज्वाइन करते टाइम तो कहीं और बेहतर जॉब मिल रही होगी, तभी वो 2 लाख छोड़ने को तैयार है। तो कह रहे हैं कि स्लैब 30% से 20% पे आ रहे हैं अब तो। अच्छा, खैर कोई और कारण रहा होगा, वो उसको बात को छोड़ते हैं। तो जो 60% 60,000 रुपीज हेमंत जी उनका कटा है, वो उनके 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो जो आपकी बेटिया जब रिटर्न फाइल करेंगी अपनी, तो जो टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगी उसमें उस 60,000 का वो क्रेडिट ले सकती हैं। भले ही कंपनी ने वापस ना किया हो, पर उसका क्रेडिट ले सकती हैं। और क्रेडिट लेके हो सकता है कि रिफंड बन जाए, तो उनकी बाकी इनकम्स पर डिपेंड करेगा, इस साल की इनकम पर डिपेंड करेगा। तो अगर 60,000 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है तो वो रिफंड आ जाएगा। कोई बात नहीं, कंपनी ने नहीं दिया तो आप उसको आयकर विभाग से ले सकते हैं। इसलिए कंपनियां नहीं देती हैं क्योंकि जमा हो चुका होता है और उसकी फिर TDS रिटर्न रिवाइज करने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार नहीं भी हो सकती है। तो आप इसको डिपार्टमेंट से डायरेक्ट रिफंड ले सकते हैं या इसका क्रेडिट वो ले सकते हैं। तो इसका रिफंड कैसे क्लेम करना, वो 26 AS में दिखता है? 26 तो इनकी जो बिटिया की टोटल इनकम होगी, उस टोटल इनकम पे जो टोटल टैक्स बनेगा, अगर वो इनकम इससे कम है तो 60,000 लाजमी बात है कि फालतू टैक्स दिख रहा होगा, वो रिफंड में आ जाएगा और रिफंड इनको अपने आप मिल जाएगा। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 60,000 आपको कंपनी से नहीं मिल रहे हैं वो आपको इनकम टैक्स विभाग से मिल जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया है, जैसा कि कोहली साहब ने बताया। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे विदेश में हो रही कमाई पर कैसे बचाएं इनकम टैक्स। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।